राजकुमारी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बहादुर राजकुमार रहता था। वो अपने विवाह के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक उसे अपनी पसंद की अच्छी राजकुमारी नहीं मिली थी। जब भी वो किसी राजकुमारी से मिलता, उसे हमेशा उसके अंदर कुछ न कुछ कमी दिखती रहती। इस तरह वो बहुत चिंता में रहने लगा और उसने सोचा, इस तरह तो मेरी आयु बढ़ती ही जाएगी और विवाह योग्य कोई राजकुमारी मुझे नहीं मिलेगी। एक दिन उसके महल में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी आई। वो देर रात में महल के द्वार पर खड़ी हुई थी। दरअसल उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली थी और कहीं पर शरण लेना चाहती थी, लेकिन उसकी वेशभूषा और कपड़े बहुत ही साधारण थे। जब उसने खुद को राजकुमारी बताया और एक रात के लिए रहने के लिए प्रार्थना की, तो रानी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो पहनावे से बिल्कुल भी राजकुमारी नहीं लग रही थी। किंतु जब उसने बहुत बार विनती की, तो जैसे तैसे करके राजा ने उसे एक रात रुकने के लिए महल के भीतर बुला लिया। अब राजा और रानी ये जानना चाहते थे कि वो सच में राजकुमारी है या नहीं। अतः उन्होंने सेवकों को बोला, इसके बिस्तर पर गद्दों के नीचे एक सुई डाल दो। उन्होंने सोचा, अगर वो पूरी रात सो नहीं पाई तो निश्चित ही वो असली राजकुमारी है। जब सुबह हुई तब रानी ने सेवकों से पूछा, उस कन्या की सारी रात कैसी रही? सेवकों ने बोला, वो पूरी रात अपने बिस्तर में बेचैन होकर करवटें बदलती रही और ठीक से सो भी नहीं पाई। अब रानी काफी खुश होती है, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि वो कन्या असली राजकुमारी है। राजकुमार भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वो कन्या बहुत सुंदर और अच्छी लगी थी। वो राजकुमारी को कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, क्योंकि सुंदर तो तुम हो ही, लेकिन जिस तरह से तुमने समझदारी के साथ दुश्मनों से अपने प्राणों की रक्षा की है, तुम बहादुर और समझदार भी हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पहले तो राजकुमारी उसके प्रस्ताव के लिए मना कर देती है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने पर वो बताती है, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। असलियत तो ये है कि मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं आपसे इसलिए विवाह नहीं कर सकती क्योंकि जो भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा वो उसी रात मर जाएगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान और परेशान होते हैं। तब राजकुमारी कहती है, जो भी मोतियों वाले पहाड़ के ऊपर जाकर सबसे ज्यादा चमकने वाले 5 मोतियों की माला बनाकर शादी वाले दिन मेरे गले में डालेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद जो भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा वो नहीं मरेगा। मोतियों वाला पहाड़ इतना खतरनाक था कि उसके बारे में सोचने से भी लोगों को डर लगता था, किंतु राजकुमार निश्चय करता है कि वो मोतियों वाले पहाड़ पर जरूर जाएगा और वहाँ से सबसे ज्यादा चमकने वाले 5 मोती लाकर उनकी माला बनवाकर राजकुमारी को पहनाएगा। ये सोचकर अगली सुबह वो अपने घोड़े को तैयार करता है और मोतियों वाली पहाड़ी के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उसे बहुत सी विचित्र और खतरनाक चीजें मिलती है। जब वो एक नदी के पास से गुजर रहा होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? ये सुनकर राजकुमार अपने घोड़े को रोक देता है और देखता है कि वहाँ पर एक छोटी मछली तड़प रही है और इंसान की आवाज में बोल रही है, कोई मेरी मदद करो। राजकुमार उसे कहता है, अरे मछली, तुम्हें क्या हुआ है? बोल, तुझे क्या मदद चाहिए? वो मछली बोलती है, क्या तुम मुझे इस नदी में डाल दोगे ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं? थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार मछली को नदी में डाल देता है। मछली राजकुमार को धन्यवाद देती है और बोलती है, ए नेकदिल इंसान, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे।
एक बार फिर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठता है और 5 मोतियों वाले पहाड़ की तरफ चल देता है। बहुत दूर जाने के बाद शाम हो जाती है, अतः वह कहीं पर ठहरने का निश्चय करता है और एक घने जंगल में वो पहुंचकर वहां पर विश्राम करने लगता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? उस आवाज को सुनते ही राजकुमार की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि एक चिड़िया डालियों में फंसी हुई है। ये देख राजकुमार को काफी हैरानी होती है और वो पेड़ पर चढ़कर उस चिड़िया को डालियों में से निकाल लेता है। चिड़िया खुश होकर बोलती है, तुम्हारा भला हो, और फिर वहाँ से उड़ जाती है। अब राजकुमार सो जाता है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो वहीं पास बहती नदी के पानी में स्नान करता है और पेड़ से कुछ फल तोड़कर उन्हें खा लेता है। उसके बाद अपने घोड़े पर सवार होकर पुनः 5 मोतियों वाली पहाड़ी की तरफ चल देता है। अब रास्ते में बहुत ही बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसे देखकर राजकुमार अपने घोड़े को रोक लेता है और पूछता है, अम्मा, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो बूढ़ी औरत कहती है, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई थी, किंतु वो यहाँ मुझे अकेला छोड़कर भाग गया है। अतः क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दोगे ताकि मैं अपने घर पहुँच सकूं? ये सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। 5 मोतियों वाले पहाड़ पर जाने के लिए मुझे इस घोड़े की बहुत ज्यादा जरूरत है, अथवा पता नहीं कि मैं वहाँ पहुँच भी पाऊंगा या नहीं। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी बूढ़ी औरत बोलती है, अरे रहने दो, नहीं देना है तो मत दो, सोचो मत, जब मेरे अपने बेटे ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो तुमसे मैं कैसे उम्मीद करूं? ऐसा कहकर वो धीरे धीरे जाने लगती है। तभी राजकुमार बोलता है, ठहरो माँ, ये लो मेरा घोड़ा और इस पर बैठकर तुम अपने घर जा सकती हो। राजकुमार अपना घोड़ा तो दे देता है, किंतु सोच में पड़ जाता है कि अब वो 5 मोतियों वाले पहाड़ पर कैसे जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके सामने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ प्रकाश फैल जाता है और वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर और जवान युवती के रूप में उसके सामने आ खड़ी होती है। उसके बगल में सुनहरे रंग का बहुत ही सुंदर और मजबूत घोड़ा खड़ा होता है। फिर वो युवती बोलती है, जिस बूढ़ी औरत को तुमने मदद की वो मैं ही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुए हो। ये लो, ये मेरा वायु के वेग से भी ज्यादा तेज गति से उड़ने वाला बहुत ही ताकतवर घोड़ा है। ये 5 मोतियों के पहाड़ पर जाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। बिना इसके तुम वहाँ नहीं जा पाओगे और मेरी जादुई तलवार भी मैं तुम्हें दे रही हूँ, शायद ये तुम्हारे काम आए। ऐसा कहकर वो तुरंत गायब हो गई। राजकुमार ने मन ही मन में उसको धन्यवाद दिया। वो बहुत प्रसन्न था कि अब वो आसानी से 5 मोतियों वाली पहाड़ पर जाकर राजकुमारी के लिए मोती ढूंढ लेगा। फिर वो आगे बढ़ने के लिए जैसे ही सुनहरे घोड़े के ऊपर बैठता है, घोड़ा उसे लेकर बहुत अधिक रफ्तार से आसमान में उड़ने लगता है। देखते ही देखते राजकुमार मोतियों वाले पहाड़ के पास पहुंच जाता है। पहाड़ इतना तेज चमक रहा होता है कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर हर तरफ मोती ही मोती थे। तभी घोड़ा वहाँ रुक जाता है और बोलता है, मैं अब इसके आगे नहीं जा सकता, यहीं तक मेरी अंतिम सीमा है। अब इसके आगे आपको अकेले ही जाना होगा। आप बहुत बहादुर और नेक इंसान हो, मेरी शुभकामना आपके साथ है। ऐसा कहकर घोड़ा गायब हो जाता है। अब राजकुमार अकेले ही आगे और चल पड़ता है। उसके और मोतियों वाले पहाड़ के बीच में एक बहुत चौड़ी और गहरी काले रंग के पानी की खतरनाक नदी थी।
राजकुमार सोच में पड़ जाता है। अब मैं इस डरावनी नदी के पार कैसे जा पाऊंगा? तभी नदी में से एक बड़ी सी मछली उछल के बाहर आती है और बोलती है, मैं वही मछली हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगी। राजकुमार बहुत खुश होता है और मछली को बहुत सारे धन्यवाद देते हुए उसकी पीठ पर बैठ जाता है। फिर वो मछली राजकुमार को नदी के पार ले जाती है। अब राजकुमार पहाड़ के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटियों पर जाना राजकुमार के लिए लगभग नामुमकिन था। अब राजकुमार फिर से चिंतित हो उठता है। तभी एक बड़ा सा पक्षी राजकुमार के पास आकर बैठता है और बोलता है, मैं वही पक्षी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहाड़ की चोटियों पर ले चलूंगा। अब तो राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो पक्षी राजकुमार को पहाड़ के ऊपर ले जाता है। राजकुमार उस पक्षी को धन्यवाद देता है और फिर वो पक्षी भी घोड़े और मछली की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। मोतियों वाले पहाड़ की चोटी पर इतने सारे मोती थे कि राजकुमार बस देखते ही रह गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, सारी कठिनाइयों को पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच तो गया हूँ, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा चमक रहे हैं उन्हीं 5 मोतियों को राजकुमारी की माला बनाने के लिए मुझे लेना है। अब ये चुनाव मैं कैसे करूं? क्योंकि यहाँ पर तो अनगिनत मोती है और सभी मोती बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। तभी उसे दिखाई देता है कि एक जगह बहुत सारे मोती थे। उनमें से एक मोती सबसे ज्यादा चमक रहा था, लेकिन जैसे ही राजकुमार उस मोती को छूने की कोशिश करता है, तुरंत आवाज आती है, खबरदार, तुम हमें तभी ले सकते हो जब तुम हमारे एक सवाल का जवाब दोगे। असल में उन 5 मोतियों को लेने के लिए राजकुमार को 5 सवालों के जवाब देने थे। अब राजकुमार को चिंता तो होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत विनम्रता के साथ कहता है, ठीक है, आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और इस प्रकार राजकुमार 5 मोतियों के 5 सवालों का सही जवाब देता है और 5 मोती लाकर उनकी माला बनवाकर राजकुमारी के गले में डाल देता है। अब राजकुमारी बहुत खुश होती है और कहती है, आप इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफल हुए, अब हम विवाह कर सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा रानी और प्रजा में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पूरे राज्य को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, चारों ओर दिए जलाए जाते हैं और बहुत धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है। फिर वो हंसी खुशी आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे राजकुमार ने की और उसको उसका फल मिल गया। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले। तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। कुछ दिनों के बाद गांव में ये बात फैलने लगी कि सोना का घर बहुत ही बड़ा सोने का बना हुआ है। ये बात मुखिया तक पहुंची तो वह सोना को मिलने उसके घर आया और बोला, सोना बेटी, तुम इस घर में अकेले रहती हो? इस जंगल में लुटेरे और गुंडे बहुत हैं, कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए तुम मेरे घर चली जाओ और मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मुखिया जी, ये घर मेरी रक्षा करेगा, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सोना की बातें सुनकर मुखिया मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को इतना डरा रहा हूँ, मगर ये डर ही नहीं रही, लगता है कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अगली रात जब सोना अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा।
और उसे लगा जैसे कोई बम पाया है। मगर जब वो बाहर गई, देखा माफ कर दो, जादुई बॉक्स में से रोशनी निकलती है और चाची और निर्मल अपनी असली हालत में आ जाती है। चाची रीटा को प्यार करती है। रीटा गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल और अस्पताल बनवाती है और सबकी मदद करती है। गांव के लोग रीटा से बहुत खुश होते हैं और सभी हंसी खुशी रहते हैं। क्या तुम हमारे इस पुराने से घर को नए घर जैसा बना सकते हो? एक आलीशान मकान जैसा। क्यों नहीं सुमैया, जरूर। जाओ अब तुम सो जाओ। जब सुबह को सुमैया उठती है तो खुद को एक आलीशान मकान के अंदर पाती है। ये सब उस जादुई टेडी बेयर का कमाल था। तभी सुमैया उस टेडी बेयर को उठाकर अपने माता पिता के पास ले जाती है। सुमैया के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश भी थे। तभी सुमैया उन्हें बताती है कि ये सब उस जादुई टेडी बेयर का कमाल है। फिर सुमैया अपने माता पिता को उस जादुई टेडी बेयर के बारे में सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सुमैया अब जब भी स्कूल जाती तो उस टेडी बेयर को अपने साथ लेकर जाती। उसके इस टेडी बेयर को देखकर सभी दोस्त उससे पूछते हैं, अरे सुमैया, ये टेडी बेयर लेकर तुम स्कूल क्यों आई हो? ये टेडी बेयर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों, इसीलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। स्कूल में जब भी टीचर सुमैया को पढ़ाती तो टेडी बेयर अपने जादू से टेडी बेयर, मेरा नाम पायल है, मुझे पता है तूने अपने जादू से सुमैया को काफी अमीर बना दिया है। चलो जल्दी से मुझे भी अपना जादू दिखाओ। टेडी बेयर उसका कोई जवाब नहीं देता और एक साधारण से खिलौने की तरह सिर्फ दिखाई देता है। ये देखकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो टेडी बेयर को जमीन पर फेंक कर सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका घर एक झोंपड़ी में बदल जाता है। वह देखती है कि वहाँ उस छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी है। तभी पायल भागी भागी अपनी मम्मी पापा के पास जाती है और फिर वो देखती है कि उसकी मम्मी पापा भी जोर जोर से रो रहे थे। वह समझ जाती है कि ये सब उस टेडी बेयर का ही कमाल है, क्योंकि कल रात को उसने गुस्से में उस टेडी बेयर को जमीन पर फेंक